अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टीशियोमेट्री। चैप्टर केमिस्ट्री का हमारे पास चैप्टर 4 है। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नेम है स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, एक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। मैं इसे नाप तोल की ब्रांच भी बोलता हूँ। स्टीशियोमेट्री को मैं केमिस्ट्री की नाप तोल की ब्रांच बोलता हूँ, जिसमें हम नाप तोल करते हैं। किस चीज का नाप तोल करते हैं? केमिस्ट्री में जो हमारा मेन कंसर्न होता है वो एलिमेंट से, कंपाउंड से, केमिकल से, डिफरेंट रिएक्शंस करवाने से। रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, हम उन्हें आपस में रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें बेसिकली हम नाप तोल करते हैं कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने रिएक्टेंट्स होने चाहिए, या अगर हमारे पास इतने रिएक्टेंट्स हैं तो प्रोडक्ट कितना बनेगा। मतलब नाप तोल करते हैं। जरा है क्या बेसिकली, आए जरा देखते हैं बेटा। सबसे पहली बात जो हम इसके बारे में लिख सकते हैं बेटा, इट इज इट इज वेरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूँ केमिस्ट्री इसके बगैर नामुकम्मल है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट लिखने की वजह एक ये है कि आपको केमिस्ट्री में और कुछ नहीं आता, कम से कम स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस अगर आपको आती है तो समझें कि आपको केमिस्ट्री आती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि जिसको स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी आती हैं उसको पता होगा एटम क्या है, उसको पता होगा एलिमेंट क्या है, उसको पता होगा कंपाउंड क्या है, उसको पता होगा फार्मूला यूनिट क्या है, उसको पता होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मोल क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है, व्हाटसोएवर। उसे फिर ये सारी चीजें पता होंगी। और एक स्टूडेंट को अगर ये सारी चीजें पता है, इट्स मीन कि उसे केमिस्ट्री आती है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने इसको इस चैप्टर पे अगर आप एक हफ्ता लगाएं, कुछ भी ना पढ़े, कुछ भी ना पढ़े, सिर्फ एक हफ्ता लगा के, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जिनकी पिकिंग एबिलिटी बहुत कम है, और वो स्टूडेंट जो शाइनिंग स्टूडेंट है वो तो एक दिन में या 2 दिन में भी इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप चाहे कुछ ना करें, सिर्फ इस चैप्टर को एक हफ्ता लगा के समझ लें तो आपकी जिंदगी में केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी बेटा, सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। इसका हमें फायदा क्या है बेटा? इट हेल्प्स इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है किस चीज में? टू डिटरमाइन, पता लगाने में। किस चीज को बेटा पता लगाने में? द अमाउंट, अमाउंट पता लगाने में। किसके अमाउंट? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स की अमाउंट एंड प्रोडक्ट्स, ये हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट पता लगाने में हमारी मदद करता है। किसमें? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट बाय बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चले जी, अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन के लिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो हम उस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट का पता लगा सकते हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, एक रिएक्शन दिया गया है और शर्त ये है कि वो बैलेंस्ड हो, तो हम उसमें मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट का पता लगा सकते हैं। किसकी मदद से? थ्रू स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से। तो आइए जरा इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो हम डेफिनेशन किस तरह से लिख देंगे बेटा? इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी। सबसे पहली बात तो ये केमिस्ट्री की ही ब्रांच है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
दैट डील्स, जो कि डील करती हो, दैट डील्स विद द, किसके साथ डील करती हो बेटा, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब मिकदारी ताल्लुक। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को अगर मैं उर्दू में बोलूं तो इसका मतलब क्या है, मिकदारी ताल्लुक। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, किसके दरमियान में, रिलेशनशिप हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान में होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड products, between reactants and products in balanced chemical equation बेटा, in balanced chemical equation, वही ऊपर वाली बात, लेकिन इसको अब मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार में जो हमें ताल्लुक बताती है, उस ब्रांच का, केमिस्ट्री की उस ब्रांच का नाम क्या है बेटा, स्टिशियोमेट्री। केमिस्ट्री की उस ब्रांच का नाम क्या कहलाता है बेटा, स्टिशियोमेट्री। अब बात यह है कि जो स्टिशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ये कुछ लॉज पे बेस करता है बेटा। ये किस पे बेस करता है, कुछ लॉज पे। आए वो लॉज देखते हैं, वो कौन से हैं बेटा, लॉज, वो कौन से कानून है, लॉज ऑन विच कॉन्सेप्ट, जिस पर कॉन्सेप्ट किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिशियोमेट्री, जिस पर स्टिशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट बेस्ड करता है बेटा, बेस्ड करता है, लॉज ऑन विच कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिशियोमेट्री बेस्ड। हाँ जी बेटा, दो लॉज है। सबसे पहला लॉ क्या है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। सबसे पहला लॉ क्या है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अगर मैं लॉ, हमेशा लॉ की स्टेटमेंट लिखी जाती है बेटा, अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की स्टेटमेंट लिखूं तो स्टेटमेंट कुछ यूं होगी बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैस, मैटर मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड, नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बेटा, कि मैटर हम ना ही बना सकते हैं, या फिर मैटर ना ही तख्लीक किया जा सकता है, और ना ही उसे तबाह किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता तो फिर उसको सिर्फ अपनी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। उसे बना भी नहीं सकते, उसे तबाह भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे क्या करते हैं, उसकी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील करते हैं। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करेंगे बेटा कि, अच्छा जो दूसरा लॉ है वो मैं लिख देता हूं, वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें ये बताता है कि जो कोई भी मैटर है उसमें जो एटम्स की तादाद होगी उनकी रेशो क्या होगी, फिक्स्ड रेशो होगी, उनकी रेशो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ये दो लॉज है, ये हमें ये बताते हैं, क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स must be equal to that of प्रोडक्ट्स, के रिएक्टेंट्स की तादाद प्रोडक्ट्स की तादाद की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये हमें यह बताता है। इसके अलावा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से एक बात सामने आ जाती है जो कि हमें ये बताता है कि जो एटम्स की रेशियो है वो क्या होनी चाहिए, बराबर। और एटम्स की रेशियोज को बराबर करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस में कुछ एक्सपोनेंट्स यूज करते हैं। वो क्या है बेटा, कोफिशिएंट्स यूज करते हैं। कोफिशिएंट्स आर यूज्ड किस चीज के लिए बेटा, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, कोफिशिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कुछ डिजिट्स हो सकते हैं बेटा, ये कुछ नंबर हो सकते हैं, 2 1 मोस्टली लिखा नहीं जाता,
तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है बेटा। तो सबसे पहली बात, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स, के रिएक्टेंट्स के अमाउंट प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स के बराबर होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने उसको बैलेंस करना है तो फिर बैलेंस करने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे बेटा? कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे, कुछ नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। बेटा जरा देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्केल है बेटा, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्केल है, उसमें हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं बेटा। एक स्केल में हमारे पास क्या पड़े हुए हैं? कुछ रिएक्टेंट पड़े हुए हैं। स्केल में एक तरफ रिएक्टेंट है तो दूसरी तरफ बेटा हमारे पास क्या हो सकते हैं? प्रोडक्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये एक तरफ हम रिएक्टेंट रख देते हैं और दूसरी तरफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम एक नीडल लगा देते हैं। ये नीडल क्या करेगी बेटा? इस स्केल के ऊपर घूमेगी और हमें बताएगी कि क्या चीज ज्यादा है और क्या चीज बेटा कम है। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल एक साइड पे अगर हमने रिएक्टेंट रख दिए तो दूसरी साइड पे हम प्रोडक्ट रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कॉमन एग्जांपल आपको देता हूं कि आपके पास एक डब्बा है जिसका वजन 5 किलोग्राम है। जिसका वजन क्या है? 5 किलोग्राम है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 5 किलोग्राम का डब्बा, 5 किलोग्राम का जो डब्बा है ये कितने 1 किलोग्राम के डब्बों के बराबर होगा? ये 5 किलोग्राम का डब्बा कितने 1 किलोग्राम के डब्बों के बराबर होगा? मैं फिर क्या करूंगा? अब मेरे पास यहां पर प्रोडक्ट्स तो है, यहां पर मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने पता करना है कि रिएक्टेंट्स कितने हैं। प्रोडक्ट तो मेरे पास मौजूद है 5 किलोग्राम का एक डब्बा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 1 किलोग्राम के कितने डब्बों के बराबर है। अब जाहिर बात है, अब यहां पर देखें, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट 5 किलोग्राम है तो रिएक्टेंट्स को भी क्या होना चाहिए? फिर 5 किलोग्राम होना चाहिए। लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट में एक ही प्रोडक्ट था और वो पूरा के पूरा 5 किलोग्राम का था, लेकिन जो रिएक्टेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं वो 1-1 किलोग्राम वाले हैं। अगर वो 1-1 किलोग्राम वाले हैं तो फिर इन्हें बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा? बराबर करने के लिए मैं 5 वैसे डब्बे इस्तेमाल करूंगा बेटा। देखिए 5 वैसे डब्बे मैं यहाँ पर रखूंगा, तो फिर ये जाकर हमारे पास दोनों तराजू के पलड़े, दोनों बैलेंस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये 1 किलोग्राम ईच है। ये 1 किलोग्राम का एक डब्बा है। ये 5 किलोग्राम और ये 1 किलोग्राम ईच है। अब देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है? 1 है। अब रिएक्टेंट्स की तादाद देखें, 5 और 1 कितना था? 1 किलोग्राम का था। तो और प्रोडक्ट की तादाद कितनी है? 5 केजी। तो 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कितना बन जाएगा? ये भी बन जाएगा 5 केजी। तो प्रोडक्ट भी कितने हैं? 5 केजी है। 5 केजी है। तो देखिए हमारे पास द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि प्रोडक्ट तो मेरे पास 5 किलोग्राम थे लेकिन मैं यहाँ कहूँ कि 4 डब्बों के बराबर हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर रिएक्टेंट आपका 4 केजी रहेगा और प्रोडक्ट 5 केजी हो जाएगा। फिर ये बराबर तो नहीं होगा, बल्कि आपकी नीडल थोड़ी सी इस तरफ झुक जाएगी, जो कि ये जाहिर करेगी कि प्रोडक्ट वाला पलड़ा क्या है? भारी है। अगर ऐसा हुआ तो रिएक्टेंट की तादाद प्रोडक्ट की तादाद के बराबर नहीं होगी, फिर हमारी ये वाली बात फॉलो नहीं होगी, ये बात फॉलो नहीं होगी। इसका मतलब ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा तो मैं कभी भी उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो आपने एक बात जहन में रखनी है, जब आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए कोई इक्वेशन का, तो आपने सबसे पहली बात जो जहन में रखनी है वो आपने उस इक्वेशन को क्या कर लेना है बेटा? बैलेंस कर लेना है। सबसे पहले आपने उस इक्वेशन को क्या कर लेना है? बैलेंस कर लेना है। आइए जरा एग्जांपल एक देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल टाइम एग्जांपल है। अगर आपके पास बेटा एल्यूमिनियम है, एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ एग्जांपल की। अगर आपके पास मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछता हूँ कि क्या हमारे पास अगर एल्यूमिनियम है, उसका सिंबल Al प्लस O2 और प्रोडक्ट में बन सकता है मेरे पास Al2O3, ये हमारे पास रिएक्टेंट है।
और ये हमारे पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। तो मैं क्वेश्चन आपके लिए पूछता हूँ, कैन वी परफॉर्म कैन वी परफॉर्म स्टिशियोमेट्रिक stoichiometric calculation can we perform stoichiometric calculation for above reaction फॉर अबव रिएक्शन, क्या हम इस रिएक्शन के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं? तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा, वो आंसर क्या आएगा बेटा, नो, हम नहीं कर सकते बेटा। आंसर क्या आएगा, नो, हम इस रिएक्शन के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है बेटा, वाई क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज क्योंकि इक्वेशन इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। आपको सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। आज जरा देखते हैं इक्वेशन कैसे बैलेंस नहीं है। देखिए रिएक्टेंट साइड पे आपके पास एल्यूमिनियम कितने हैं बेटा, एक, जबकि प्रोडक्ट साइड पे एल्यूमिनियम कितने हैं, दो। इसका मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बराबर ना हुई। रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम एक है, प्रोडक्ट में दो, तो दूसरा एल्यूमिनियम कहां से आ गया? जबकि हमने तो पढ़ा था कि मैस कैन नेदर बी क्रिएटेड, मैस क्रिएट हो ही नहीं सकता। यहाँ पर तो एक था तो वहां पर भी एक होना चाहिए था। ये जो दूसरा एल्यूमिनियम है ये कहां से आ गया? क्या खुद बन गया? नहीं, खुद नहीं बन सकता। इसका मतलब ये कि दूसरा एल्यूमिनियम भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, आए जरा देखते हैं, ये आपके पास क्या है, O2, मतलब दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या है O3, तो तीसरी ऑक्सीजन कहां से आ गई? वो तीसरी ऑक्सीजन क्या खुद ब खुद प्रोड्यूस हो गई? जबकि हमने तो पढ़ा था कि मैस कैन नेदर बी क्रिएटेड, मैस क्रिएट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इक्वेशन सही तरह से बैलेंस नहीं है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट बराबर नहीं है। आइए जरा हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी? इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी बेटा। देखिए ये O2 है हमारे पास, O2, ऑक्सीजन एटम हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, O2, दो दो ऑक्सीजन इकट्ठी होती है। जबकि यहाँ पर क्या है, O3, इसका मतलब दो ऑक्सीजन तो इकट्ठी होंगी, एक ऑक्सीजन अलग होगी, जबकि एक ऑक्सीजन अलग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब वो जो तीसरी ऑक्सीजन है उसकी गड़बड़ है, कहीं वो भी अकेली नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं दो होगी, या फिर वो चार होंगी, या फिर वो छह होंगी। इट्स मीन दैट ऑक्सीजन जब भी होगी इवन नंबर में होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन दो है तो यहाँ भी ऑक्सीजन या तो दो होनी चाहिए, या चार होनी चाहिए, या छह होनी चाहिए। अब ऑक्सीजन अगर यहाँ पर हमारे पास तीन है, हम इसे इवन नंबर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इवन नंबर बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2Al2O3। तो ऑक्सीजन क्या होगी, इवन नंबर में होगी, 3 2 6, छह ऑक्सीजन के एटम किसके बराबर होंगे, 3O2 के बराबर होंगे। छह ऑक्सीजन के एटम 3 2 6, मतलब छह ऑक्सीजन, और छह ऑक्सीजन के एटम कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बराबर होंगे, तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बराबर होंगे। इसका मतलब ये कि रिएक्टेंट वाली साइड पे सिर्फ O2 नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, 3O2 है। यहाँ पर क्या है, 3O2। अगर वो 3O2 है तो फिर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम फिर कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 4 एल्यूमिनियम है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, 4 एल्यूमिनियम। अब ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये आपके पास रिएक्टेंट साइड हो गई, ये आपके पास रिएक्टेंट साइड, और ये आपके पास क्या हो गए बेटा, प्रोडक्ट साइड हो गई। अब इसमें देखें, जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स हैं। देखें रिएक्टेंट्स में एल्यूमिनियम कितने हैं, 4, प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 2 2 4, 4 एल्यूमिनियम। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6, और यहाँ पर बेटा 2 3 6। इसका मतलब जितने एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में है, जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है उतने ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है, तो हम इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्या क्या स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट है और हमारे पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट। अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मैस पता है, हमें रिएक्टेंट्स का क्या पता है बेटा, मैस, तो फिर हम प्रोडक्ट का मैस फाइंड कर सकते हैं उसी से। इसके अलावा हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें प्रोडक्ट का मैस, रिएक्टेंट का मैस पता है, तो हम प्रोडक्ट का मैस भी फाइंड कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल भी फाइंड कर सकते हैं, और उसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मोल पता है, रिएक्टेंट के मोल पता है, तो फिर हम प्रोडक्ट के क्या फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल पता है, तो हम उससे बनने वाले प्रोडक्ट का मैस भी फाइंड कर सकते हैं,
उससे बनने वाले प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल भी फाइंड कर सकते हैं, उससे बनने वाले प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर हमारे पास रिएक्टेंट का वॉल्यूम पता है, रिएक्टेंट का क्या पता है हमें पर बेटा वॉल्यूम पता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उन रिएक्टेंट से बनने वाले प्रोडक्ट का मास भी फाइंड कर सकते हैं, उस रिएक्टेंट से बनने वाले प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं, उस रिएक्टेंट से बनने वाले नंबर ऑफ वॉल्यूम भी बेटा हम फाइंड कर सकते हैं। एंड लिख देता हूं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है उलट, मतलब ये कि अगर हमें रिएक्टेंट का मास पता है तो ये तीनों चीजें हम प्रोडक्ट के भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट का मास पता है तो हम रिएक्टेंट का मास मोल वॉल्यूम पता कर सकते हैं। अगर रिएक्टेंट्स के मोल पता है तो हम सॉरी प्रोडक्ट के मोल पता है तो रिएक्टेंट का मास मोल वॉल्यूम पता कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिएक्टेंट का वॉल्यूम पता है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम पता है तो फिर भी हम रिएक्टेंट के मास मोल और वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से अगर कोई एक चीज हमें पता है तो दूसरी वाली साइड की तीनों में से कोई भी एक चीज हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमें फायदा है स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस का। और स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन ज्यादातर यूज कहां पर होती हैं? स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होती हैं। इंडस्ट्री में क्यों यूज होती हैं? इंडस्ट्री में ये देखने के लिए इस्तेमाल होती है कि अगर हमने कोई कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाना है तो हमें रिएक्टेंट्स या फिर रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा, तो उसको पहले कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन के हिसाब से फिर उतना रॉ मटेरियल या उतने रिएक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद जो आपकी प्रोडक्ट बनती है वो तकरीबन उतनी ही आती है जितनी आपने थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की थी थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लॉ को इस्तेमाल करके। बेटा ये तो बात होगी स्टोइचोमेट्री का इंट्रोडक्शन, लेकिन अभी स्टोइचोमेट्री ये इंट्रोडक्शन है। आगे इस चैप्टर के एंड में इसके इंप्लीमेंटेशन है, उसमें काफी सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको रिएक्टेंट्स का मास बता दिया गया है, आपको इनमें से कोई भी चीज फाइंड करने के लिए बोली गई है, या फिर प्रोडक्ट्स में से कोई भी चीज इसमें से दी गई है तो रिएक्टेंट में से इनमें से कोई भी चीज फाइंड करने के लिए बोली गई है। जब वो हम कैलकुलेशन करेंगे, आपने उस कैलकुलेशन करते वक्त इसको दोबारा एक दफा रिवाइज करना है ताकि ये सारी बातें आपके जहन में हो, आपको पता हो कि हमने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद हमने देखना है कि हमने उसके नंबर ऑफ मोल, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं या प्रोडक्ट के करने हैं, रिएक्टेंट का मास फाइंड करना है या प्रोडक्ट का मास फाइंड करना है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है या फिर बेटा प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। ये तो थी स्टोइचोमेट्री, लेकिन बेटा बात स्टोइचोमेट्री तक नहीं रुकती। मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा Al और साथ में लिखा बेटा O2। अब ये क्या है? ये एलिमेंट है। ये क्या है बेटा? एलिमेंट। अब ये एलिमेंट देखें, ये ऐसा एलिमेंट है जो अकेला एटम है, लेकिन ये वो एलिमेंट है जो अकेला नहीं है, जो दो दो इकट्ठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं वो अकेले अकेले भी एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट साइड पे लिखा Al2, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का मैंने फार्मूला यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये कंपाउंड है, इसमें डिफरेंट एटम्स हैं। अब देखना ये है कि ये कंपाउंड क्या चीज है। अब ये जो फार्मूले, ये मैंने एलिमेंट का फार्मूला, ये एल्यूमिनियम का लिखा हुआ, ये ऑक्सीजन का फार्मूला, इसी तरह से ये कंपाउंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला। तो हमें सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। तो केमिकल फार्मूले को हमें समझने के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास बेटा क्या है? केमिकल फार्मूला। आए जरा हम केमिकल फार्मूला को डिस्कस करते हैं बेटा। केमिकल फार्मूले में हमने दो चीजें देखनी है। हमारे पास नेचर में दो तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं अगर हम केमिस्ट्री के हवाले से देखेंगे। एक चीज है एलिमेंट और दूसरी चीज है हमारे पास कंपाउंड। अगर हमें एलिमेंट की समझ है और कंपाउंड की समझ है तो हमें केमिकल फार्मूला की भी समझ है। तो हमें बेटा किसकी? केमिकल फार्मूला की भी समझ है। आए जरा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है बेटा? केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला बेटा ये बेसिक चीजें हैं जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, मैं इनका जल्दी जल्दी ओवरव्यू देगा बेटा। केमिकल फार्मूला बेटा सबसे पहले अगर हम कंसीडर करें एलिमेंट को, किसको कंसीडर करें? एलिमेंट को। एलिमेंट को, तो एलिमेंट हमारे पास किस फॉर्म में हो सकता है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स of atoms, in the form of
एग्रीगेट ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास आयरन है, क्या है, आयरन का एक टुकड़ा है, ये एक आयरन का टुकड़ा है। अब इसमें जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे वो किसके एटम्स होंगे, आयरन के एटम्स होंगे। इसका मतलब ये कि वो आयरन के एटम्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। साथ रहते हैं मतलब मिलजुल कर, इकट्ठे होकर रहते हैं। इकट्ठे होने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एग्रीगेट। इसका मतलब ये कि इसमें आयरन के जितने भी एटम्स हैं वो एग्रीगेट्स की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में बेटा, एग्रीगेट्स की फॉर्म में। ये आयरन लिखा हुआ आयरन। अच्छा, दूसरे आपके पास एलिमेंट्स किस फॉर्म में हो सकते हैं बेटा, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी बेटा वो हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो जैसे ऑक्सीजन, O2, H2, N2 एक्सेट्रा। बेटा ये एलिमेंट तो है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, लेकिन ये है किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, दो एटम इकट्ठे हैं। ये हाइड्रोजन एलिमेंट तो है, लेकिन बेटा ये किस फॉर्म में है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। इसी तरह से ये नाइट्रोजन एलिमेंट तो है, लेकिन ये एटम्स के ज्यादा गुच्छे नहीं होते, इसमें सिर्फ कितने कितने एलिमेंट, कितने कितने एटम्स होते हैं, दो दो एटम्स होते हैं। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर आयरन, जिसका फार्मूला है या जिसका सिंबल है Fe, इसी तरह से ये मॉलिक्यूल जिनका फार्मूला क्या है, O2H2N2। इट्स मीन ये एलिमेंट के फार्मूलाज हैं जिन्हें हम सिंबल्स बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंबल्स। या एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलेंगे सिंबल्स। अगर मैं कहीं ऑक्सीजन की बात करूं तो मैं ऑक्सीजन ना लिखूं, मैं सिर्फ O2 भी लिख सकता हूं। अगर मैं कहीं हाइड्रोजन की बात करूं तो मैं हाइड्रोजन ना लिखूं, मैं H2 भी लिख सकता हूं। अगर मैं कहीं नाइट्रोजन की बात करूं तो मैं नाइट्रोजन ना लिखूं, मैं N2 भी लिख सकता हूं। और अगर कहीं मैं आयरन की बात करूं, मैं आयरन पूरा नहीं लिखता, मैं जस्ट Fe भी लिख सकता हूं। तो ये क्या लिखे हैं बेटा, सिंबल्स लिखे हैं, किनके, एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखे हैं बेटा। इसी तरह से एक और बात, इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी चीज है वो हमारे पास बेटा क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड भी बेटा हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास कंपाउंड होते हैं आयोनिक कंपाउंड, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड। फर्स्ट टाइप हमारे पास कंपाउंड की क्या है बेटा, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स बेटा, आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइए जरा देखते हैं। इन आयोनिक कंपाउंड्स, इन आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स में होता क्या है, आयंस, आयंस किस चीज के आयंस, आयंस ऑफ एन एटम्स आर बॉन्डेड, बॉन्डेड टुगेदर। एटम्स के आयंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किस फॉर्म में बेटा, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के फॉर्म में बेटा, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, एटम्स के आयंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वो जुड़ के क्या बनाते हैं बेटा, क्रिस्टल्स बनाते हैं। इन्हें रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा, दे रिप्रेजेंटेड बाय, दे रिप्रेजेंटेड, इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, दे रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट, दे रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहे कोई जी सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट बताएं, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि आप पूछें कि सर जी सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, उसका फार्मूला यूनिट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, और उसका फार्मूला यूनिट क्या है, NaCl। मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ये आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड जिसका नाम है, आयोनिक कंपाउंड जिसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और ये उसका क्या है बेटा, फार्मूला यूनिट। मतलब जिस तरह से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके सैंपल्स को इस्तेमाल किया गया था, इसी तरह से आयोनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो चीज इस्तेमाल करेंगे वो उसका क्या कहलाएगा बेटा, फार्मूला यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फार्मूला यूनिट। अब ये फार्मूला यूनिट अगर मैं आयोनिक कंपाउंड आपको ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक बना के दिखाऊं तो बेटा वो इस तरह से होता है, क्यूबिक फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में होता ये है कि हर एज के ऊपर बेटा सोडियम के एटम जुड़े होते हैं, हर कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे सोडियम के एटम जुड़े होते हैं, और इन सोडियम के एटम्स के दरमियान, सोडियम के आयंस के दरमियान में बेटा आपके पास क्लोरीन,
क्लोरीन मौजूद होता है। ये जो ब्लू कलर में बना रहा हूँ बेटा ये क्या है, क्लोरीन। हर दो सोडियम्स के दरमियान में बेटा क्या होगा, क्लोरीन होगा। इसको जरा देखते जाएं। अब इन क्लोरीन को हम आपस में जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये जो ब्लू वाले मैंने बनाए हैं ये क्या है, क्लोरीन है। इन क्लोरीन को हमने आपस में जोड़ दिया, इन क्लोरीन को हमने आपस में जोड़ दिया। अब ये जो 4 क्लोरीन है, इन 4 क्लोरीन के दरमियान में फिर एक सोडियम मौजूद होगा। इन 4 क्लोरीन के दरमियान में फिर एक क्या मौजूद होगा बेटा, एक सोडियम मौजूद होगा। ये देखें जी, हमने सोडियम हर 4 क्लोरीन के दरमियान में सोडियम लगा दिया। अब ये जो सोडियम है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे बेटा, ये सोडियम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। अब इन सोडियम्स के दरमियान में बेटा एक क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो ये हमने क्या बनाया, ये हमने एक यूनिट सेल बनाया। दिस इज अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम, दिस इज अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें काफी सारे सोडियम आपको नजर आएंगे और काफी सारे क्लोरीन नजर आएंगे, लेकिन बेटा हकीकत में ऑन एवरेज होता ये है कि इसमें एक सोडियम एटम एक क्लोरीन एटम के साथ जुड़ा होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, इन यूनिट्स इन सोडियम क्लोराइड, इन सोडियम क्लोराइड the simplest ratio, the simplest ratio किसके दरमियान में, बिटवीन सोडियम Na प्लस एंड क्लोराइड इज 1:1। कि इसमें इनकी रेशो क्या है, 1:1। इसका मतलब ये कि एक सोडियम एक क्लोरीन से जुड़ा हुआ होता है। ये तो बेटा बात हो गई किसकी, आयोनिक कंपाउंड की। इसी तरह से अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी टाइप है कंपाउंड की, वो हमारे पास बेटा क्या है, वो है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड बेटा, अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूं तो कोवेलेंट कंपाउंड में होता क्या है बेटा, इन कोवेलेंट कंपाउंड, जिस तरह से हमने आयोनिक कंपाउंड को देखा, आइए जरा कोवेलेंट कंपाउंड को देख ले बेटा। इन कोवेलेंट कंपाउंड में होता क्या है, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट, atoms of the same of different elements bonded, जुड़े होते हैं किसके साथ बेटा, टूगेदर, एक दूसरे के साथ, इन द फॉर्म ऑफ, और किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। इन कोवेलेंट कंपाउंड एटम्स ऑफ द सेम और द डिफरेंट एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम देख ले बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम बनाएं, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल H2O, अगर हम देखें तो एक ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है बेटा, 2 हाइड्रोजन से। 2 हाइड्रोजन एटम, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन वाटर मॉलिक्यूल 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन का जो एटम है इज बॉन्डेड, वो जुड़ा हुआ है बेटा, इज बॉन्डेड किसके साथ, इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एटम, इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एटम, वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो हो गए वाटर की एग्जांपल। इसी तरह से ये एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 अगर मैं बात करूं, अमोनिया बेटा, अमोनिया, और इसका फार्मूला क्या है बेटा, NH3। इसमें एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है बेटा, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। इसी तरह से अगर मैं तीसरी एग्जांपल देखूं बेटा, मीथेन, इसका फार्मूला क्या है, CH4। इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है बेटा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ। तो जरा देखते हैं ये हमारे पास क्या है बेटा, कंपाउंड है, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड, ये उनके क्या है, फार्मूला है, ये उनके क्या है, फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड है वो फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, या हम यूं कह सकते हैं, द फार्मूला इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपाउंड। इस बात को हम लिख सकते हैं, इन जनरल वी कैन से दैट, इन जनरल वी कैन से दैट, हम ये क्या कह सकते हैं, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूलाज, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय
केमिकल फार्मूलाज के कंपाउंड्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? केमिकल फार्मूला से। देखिए जैसे हमने मीथेन कंपाउंड है उसको रिप्रेजेंट किया किस फार्मूले से? CH4। अमोनिया एक कंपाउंड है उसको रिप्रेजेंट किया उसके फार्मूले से, जो कि NH3 है। वाटर एक कंपाउंड है उसको रिप्रेजेंट किया किससे? उसके एक फार्मूले से, H2O से। अच्छा देखिए ये भी हमारे पास फार्मूला है H2O या फिर अमोनिया या फिर CH3। इसी तरह से NaCl भी हमारे पास क्या है? फार्मूला है। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो बातें सामने आ गई कि जो केमिकल फार्मूलाज हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। ये केमिकल फार्मूलाज दो तरह से, एक फार्मूला जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है बेटा? इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। these two concepts needs a lot of time। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने इंपेरिकल फार्मूला तो नेक्स्ट टॉपिक उसको डिस्कस करना ही करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उस इंपेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ कंपेयर करके डिस्कस करें, ताकि आपको एक वाज़िया डिफरेंस पता चल जाए कि इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या फर्क होता है। इसके अलावा बेटा आपके पास यहाँ पर सोडियम के जो आयनिक कंपाउंड है, आपके पास एग्जाम्पल में कुछ और एग्जाम्पल्स दी गई थी, उन एग्जाम्पल में आपके पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास था कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं CaCl2। इसी तरह से पोटाशियम, पोटाशियम ब्रोमाइड, तो आपके पास क्या बनेगा? पोटाशियम ब्रोमाइड, KBr एक्सेट्रा। बेटा ये कंपाउंड है लेकिन आयोनिक कंपाउंड है, और ये उनके फार्मूलाज है, लेकिन इन फार्मूलाज को हम क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट बोलते हैं। और ये किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं बेटा? सिंपलेस्ट रेशो से, जो कि रेशो हमारे पास क्या कहलाती है बेटा? इंपेरिकल फार्मूला कहलाती है। आई होप कि चैप्टर नंबर 4 का जो इंट्रोडक्शन है, जिसमें स्टिशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है और केमिकल फार्मूले का कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूले में और इंपेरिकल फार्मूले में क्या डिफरेंस है। आपने इस कॉन्सेप्ट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिशियोमेट्री की डेफिनेशन याद करनी है, स्टिशियोमेट्री किन लॉज पे बेस करता है कॉन्सेप्ट, वो आपने याद करने हैं। इसके अलावा हमें स्टिशियोमेट्री का क्या फायदा है, या फिर स्टिशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो आपने तीनों बातें शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करनी है? याद करनी है। अगर हम केमिकल फार्मूले की बात करें तो केमिकल फार्मूले में आपने जस्ट ये बात जहन में रख लेनी है कि एलिमेंट्स आपके पास एग्रीगेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। एक एक एग्जांपल, दो दो एग्जांपल याद रखें। और जो कंपाउंड है वो आपके पास दो तरह से हो सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें रेशो क्या होती है एटम्स की, और उन्हें किस फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बात आपने याद कर लेनी है। इस तरह से कोवेलेंट कंपाउंड डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है, और उनके कंपाउंड्स और उन्हें किस फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एट द एंड एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो भी केमिकल कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड है, उन्हें हम जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए गुड बाय।